हेलो हेलो हेलो। चलिए भाई, स्टार्ट है क्या? क्लियर है? स्टार्ट हो गया हो तो बताओ भाई। हो गया? साउंड क्लियर है सभी को? नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट के लिए अपनी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और जिसमें सीडीपी की क्लासेस अपनी चल रही हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की। तो ये सभी क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस का एक पिटारा छोटा सा हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का अगर आप सॉल्यूशन करते हो, तो ये डेफिनेटली मान लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में डायरेक्टली हूबहू इसी प्रकार की क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मेरा समझाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तक मैं 63 क्लास दे चुका हूँ सीडीपी की, जो कि सिर्फ और सिर्फ सीटेट से रिलेटेड है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम किस लेवल पर पहुंच चुके हैं। और जो स्टूडेंट जो स्टूडेंट लगातार हमसे कनेक्टेड हैं और क्लासेस को ले रहे हैं, बेहतर रूप से उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। 15 तक हमारे क्वेश्चंस हो चुके थे। आगे के क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम टीचर एम्फेसाइज ऑन। एक संरचनावादी कक्षा के अंतर्गत एक अध्यापक किस पर जोर देती है? देखिए, संरचनावादी कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम की बात करें तो ऐसे क्लासरूम के अंतर्गत बच्चे को ब्रेनस्टॉर्मिंग, विचाराविष्ट की भावना उसके अंतर्गत विकसित की जाती है। कहीं ना कहीं बच्चे को एक्सप्लोरेशन, अनुसंधान की भावना, डिस्कवरी, इन्वेंशन, खोज, अन्वेषण की भावना उसके अंतर्गत पैदा की जाती है। इंगेजमेंट कराया जाता है, संवाद कराया जाता है, डिबेट्स कराई जाती हैं, चर्चाएं कराई जाती हैं। तो इन सारी चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर लर्निंग की बात की जाए तो एक ऐसा कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, तो कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव, ये दो वर्ड्स हैं, कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव, इस प्रकार की लर्निंग आपको वहां पर कराई जाती है, जिसको हम सहयोगात्मक अधिगम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ पर संरचनावादी कक्षा के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार का रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है? स्टैंडर्डाइज मूल्यांकन नहीं किया जाता। देखिए, मानकीकृत मूल्यांकन का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज चीजें जो होती हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होती। तो स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है एक बार जो मानक तय कर दिए उसी के आधार पर आपको चलना होगा। नियम और कानून में किसी भी प्रकार का फेरबदल या परिवर्तन नहीं होगा। बच्चे के लिए आपने क्लासरूम के अंतर्गत सीट की व्यवस्था कर दी, और कोई बच्चा अगर फर्स्ट सीट पर बैठता है तो पूरे साल वो फर्स्ट सीट पर ही बैठा है। बैक वेंचर यानी कि लास्ट वाला बच्चा लास्ट वाली सीट पर ही बैठा है। तो यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो आप करिकुलम की बात करें, एवेल्युएशन की बात करें, बैठने की व्यवस्था के बारे में बात करें, तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलनी चाहिए। मानक संदर्भित मूल्यांकन की अगर मेरे भाई बात करता हूं, तो मानक तो आना ही नहीं चाहिए, स्टैंडर्डाइज नहीं होना चाहिए, संदर्भित अच्छा वर्ड है। योगात्मक मूल्यांकन की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं हम, कहीं ना कहीं इसको नाम देते हैं समेटिव। क्या नाम देते हैं इसको? समेटिव असेसमेंट। क्या नाम देते हैं? समेटिव असेसमेंट के नाम से इसको हम जानते हैं। तो समेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक जो मूल्यांकन होता है, ये एंड ऑफ द ईयर लिए जाने वाले इवैल्यूएशंस होते हैं, असेसमेंट होते हैं। हम बोल सकते हैं साल के अंत में 6 महीने बाद, 4 महीने बाद जो आपके असेसमेंट लिए उनको हम समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। जबकि रचनात्मक मूल्यांकन की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है वो आपका ड्यूरिंग द स्टडी लिया जाता है, स्वमूल्यांकन होता है, और ये हर दिन हर पल चलता रहता है। क्लियर है? तो अध्यापक के द्वारा इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट ही आपका होना चाहिए, जैसे हम एफए के नाम से जानते हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन का आंसर जो भी स्टूडेंट देगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर लगाते हैं। क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब इंक्लूसिव क्लासरूम। एक ऐसा क्लासरूम जहां वंचित पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे भी हों, कमजोर वर्ग से बच्चे आए हुए बच्चे भी हों, अति पिछड़े वर्ग से आए हुए बच्चे भी हों, समाज के हर वर्ग से आए हुए बच्चे हों, अमीर के हों, गरीब के हों, हर वर्ग का बच्चा होना चाहिए। क्लियर है? के विविध जरियों का निष्कासन पर बल देती है। तो यहाँ निष्कासन की बात की गई है कहीं ना कहीं। ठीक है? समावेशी शिक्षा के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। तो समावेशी शिक्षा प्रस्तुतिकरण को बल देती है, अभिव्यक्ति पर बल देगी, संलग्नता पर बल देगी। कहीं ना कहीं निष्कासन की अगर बात आएगी तो आप भेदभाव नहीं कर सकते बच्चों के साथ। इंक्लूसिव क्लासरूम में तो बिल्कुल ही
भेदभाव नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते, रैंकिंग नहीं कर सकते, लेबलिंग नहीं कर सकते, इन सभी चीजों को प्रतिबंधित किया गया है। तो फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 17, इस क्वेश्चन का आंसर कौन स्टूडेंट देगा, देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर, एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से, विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अधीनस्थ समूह से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कमतर अपेक्षाएं बनाना, कभी भी आप कमतर अपेक्षाएं नहीं बना सकते। क्लियर है? समावेशी भाषा, जैसे कि हमारा विद्यालय हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात होती है। अगर यहाँ पर ऐसी लैंग्वेज, इंक्लूसिव लैंग्वेज बोल सकते हो, जिसमें हमारा विद्यालय हमारी भाषा हमारी कक्षा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बेहतर है, जो कि बच्चों को जोड़ने का काम भी करेगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं प्रबल समूह से संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव की भावना को बढ़ावा देना, तो अलगाव की भावना को कभी भी बढ़ावा नहीं दिया जाता है। इससे क्या होता है, क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, बच्चों के अंतर्गत वर्गीकरण देखने को मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, जिससे उनके अंतर्गत अलगाव की भावना पैदा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, ऑप्शन है अधीनस्थ समूह से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवाद को बढ़ावा देना और रूढ़िवाद भय पैदा करना। अगर बात करते हो आप स्टेरियोटाइप्स की, तो स्टेरियोटाइप्स का मतलब होता है जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं, एक लंबे समय से जो परंपराएं चली आ रही हैं, नियम कानून जो चले आ रहे हैं, समय के साथ हिसाब से अगर उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, तो ये हमारी रूढ़िवादिता कहलाएगी। समय के साथ नियमों में परिवर्तन आवश्यक होता है। क्लियर है मेरे भाई? तो इस सवाल का राइट जो आंसर होगा वो होगा समावेशी भाषा, जैसे कि हमारा विद्यालय है हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। क्लियर है? तो सेकंड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे सभी लोग। क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, अगर कोई विद्यार्थी दृष्टिबाधित है यानी कि वो देख नहीं सकता, तो सीधी सीधी बात है, देख नहीं सकता, तो आप उसके लिए किसका यूज कर सकते हैं? आप उसके लिए टच एंड फील मटेरियल का यूज कर सकते हैं। टच एंड फील मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसको वो टच कर सके, छू सके, महसूस कर सके, उन चीजों से अधिगम कर पाएगा कहीं ना कहीं। आप ऐसे बच्चे के लिए ऑडियो कैसेट्स का यूज कर सकते हैं। सुन तो सकता है, वो देख नहीं सकता, सुन तो सकता है, तो इस प्रकार की चीजों का वहां पर प्रस्तुतिकरण आप कर सकते हैं। अवधारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोग करना, तो चित्रों का प्रयोग करना बेकार है, किसी भी मतलब का नहीं होगा, क्योंकि बच्चा दृष्टिबाधित है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है, तो चित्रों का कोई मतलब नहीं। सभी प्रकार की लिखित सामग्रियों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करना, जो लिखित सामग्री है आप उसको वर्बली यूज कर रहे हैं, वर्बली फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। आप लेक्चर मेथड का यूज उनके लिए कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है, विद्यार्थी से बात करते समय हाथों का खूब इस्तेमाल करना। हाथों के इस्तेमाल से क्या होता है भाई? टच एंड फील मटेरियल का यूज कर सकते हैं आप। दिखाए जा रहे वीडियो में दिखाए जा रहे वीडियो के उपशीर्षक देना, तो उपशीर्षक देना ये भी गलत बात हो जाएगी। क्लियर है मेरे भाई? चलिए क्लियर है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अभी क्या हो रहा था, मेरे को लग रही कहीं झगड़ा हो गया, बाहर जाके देखा तो कुत्ते भौंक रहे थे, बड़ा ताज्जुब की बात है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार, जिसको बोलते हैं ADHD, मेरे भाई इसको बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ग्रसित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो कोई विद्यार्थी अगर ADHD की प्रॉब्लम से ग्रसित है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की समस्या है, यानी कि बच्चा क्या हो जाता है? व्याकुल हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई? व्याकुल हो जाता है। एक लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाता, क्या बोल सकते हैं? लंबे समय तक ध्यान न लगा पाना। लंबे समय तक जो बच्चा ध्यान नहीं लगा पाता है उसको बोलते हैं ADHD। क्लियर है? परिवेशों में व्यवधानों की अवधि कर देना। चलिए, लंबे और जटिल प्रदत्त कार्य करने के लिए देने चाहिए, तो लंबे कार्य तो वो वैसे भी नहीं कर पाता,
विद्यार्थियों को समय के प्रबंधन, ऐसा अगर कोई विद्यार्थी है तो एडीएचडी की प्रॉब्लम है तो आप उसको पार्ट्स में चीजों को बांट बांट कर दे सकते हैं। तो विद्यार्थियों को समय का प्रबंधन और संगठनात्मक आदतों के विकास में सहायता करना, गैर लचीली विधि और दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए शिक्षण करना चाहिए। परिवेश में व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए, व्यवधानों को अधिक कर देना चाहिए, ये भी बात गलत है। दिनचर्या का इस्तेमाल गैर लचीली लचीली होनी चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन पे ही जाएंगे। बाकी संगठनों में यानी कि चीजों में बांटने की बात आ रही है। चलिए थर्ड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती देता है? पठन वैकल्य की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। मेरे भाई अगर बात करें डिसलेक्सिया की, किसकी बात करते हैं हम? डिसलेक्सिया की अगर हम बात करते हैं तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, जो बच्चा पढ़ नहीं सकता, क्या नहीं कर सकता? पढ़ नहीं सकता या लिख नहीं सकता। पढ़ने या लिखने में जिस बच्चे को समस्या आती है उसके लिए हम यूज करते हैं डिसलेक्सिया वर्ड का। क्लियर है? तो लिखित विषय सामग्री के बोध में ये ठीक हो सकता है, शारीरिक गतिविधि नहीं होगा, दूसरों की भावनाओं को समझना इमोशनल नहीं होगा, चित्र बनाने में नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, लिखित विषय सामग्री के बोध में पठन वैकल्य का यूज किया जा सकता है, पढ़ने में और लिखने में यूज किया सकता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा स्टूडेंट? बिना पढ़े भी आंसर इसका दे सकते हैं। प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम, इसको बोलते हैं मीनिंगफुल लर्निंग के लिए अध्यापक को किस प्रकार की शिक्षण शास्त्र प्रविधियों का इस्तेमाल करना चाहिए? तो इसके लिए देखिए मानकीकृत आपका गलत है, नेगेटिव वर्ड है, आप ऐसे भी इसको हटा सकते हैं। चीजें स्टैंडर्डाइज नहीं होनी चाहिए, परीक्षा केंद्रित, अध्यापक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए तो बेहतर रहता है। व्यवहारवादी की जगह पर अगर सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक आप लगाते हैं तो बेहतर होगा, जो कि आपके अर्थपूर्ण अधिगम को प्रभावित भी करेगा। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 22 है शायद। इस क्वेश्चन का आंसर कौन स्टूडेंट देगा, देखते हैं। चलिए भाई, हेलो हेलो, मेरे को लगा साउंड चलेगी शायद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है? अनुभवात्मक अधिगम पर ये बल देगी, डिजिटल अधिगम पर भी बल देगी, वैज्ञानिक अधिगम पर भी, और करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग की ये बात करती है, और वैज्ञानिक अधिगम, डिजिटल अधिगम, अनुभवात्मक अधिगम सभी की बात करती है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, आसान सवाल था। एनईपीसी से आसान सवाल आते हैं, जो भी क्वेश्चन एनईपी से रिलेटेड होता है वो आसान ही आता है। चलिए भाई, अध्यापकों को विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अर्जन को सुगम सहज करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? अधिगम युक्तियों को सुगम और सहज करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से तरीके का इस्तेमाल शिक्षार्थियों को अधिगम अधिक कौशलीभूत बनाने के लिए किया जा सकता है? तो विद्यार्थियों को चिंतन और अभिसारी तरीकों के अवसर देना। चिंतन के अवसर देना बहुत जरूरी है, लेकिन अभिसारी चिंतन देना गलत होता है। अपसारी चिंतन होना चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग। विद्यार्थियों को अवास्तविक नहीं होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। विद्यार्थियों में स्वयं से प्रश्न करना और स्वयं आकलन समन्वित करके, बात ठीक है। जो प्रासंगिक नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना। जो रिलीवेंट चीज नहीं है, जिनका कोई संबंध ही नहीं है, गैर संदर्भित है, उन पर अगर आप ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं होगा, चाहे वो आपकी क्लासरूम से रिलेटेड हो, करिकुलम से रिलेटेड हो, या फिर आपके जीवन से ही संबंधित क्यों ना हो। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन स्टूडेंट देगा, देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रभावशाली समस्या समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए? आपसे नेगेटिव पूछा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक टीचर को शिक्षार्थियों में किसके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए? तो अनुक्रिया समुच्चय, कलन विधि। कलन विधि ज्यादा बेहतर नहीं मानी जाती है। साम्यानुमान नहीं होगा, अनुक्रिया समुच्चय भी नहीं होगा। अन्वेषण, या जिसे हम खून सॉरी हतोत्साहित करना चाहिए। नेगेटिव पूछा है ना आपसे, क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है मेरे भाई। देखिए आंसर इसमें रेस्पॉन्स एट एल्गोरिथम, एनालॉजी और ह्यूरिस्टिक। चलिए, अरे भाई
किसे हतोत्साहित करना चाहिए, तो फिर यहाँ पर अगर हम अपने आंसर लगाते हैं तो इनको प्रोत्साहित कर सकते हो। अनुक्रिया समुच्चय जिसे हम रेस्पॉन्स शीट कहते हैं उसे हतोत्साहित करना चाहिए, यही आंसर लगाएंगे फिर तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर। जल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते हुए रानी उत्तर देती है। कौन उत्तर देती है? रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। रानी का कहना है कि जो नल है और जो फव्वारा है वो पानी के मुख्य स्रोत हैं। उसका उत्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है? रानी का जो उत्तर है वो किस चीज को प्रतिनिधित्व करता है? तो उसने बताया कि नल है, फव्वारा है, पानी के मुख्य स्रोत हैं। उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है, बात तो ठीक है। उसकी निम्न अंतर्वैयक्तिक या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, आप रानी के लिए इतनी ज्यादा बड़ी बात कर रहे हो कि अंतर्वैयक्तिक अंतर्वैयक्तिक। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को 8 प्रकार की बताया गया था, जिसमें जो बुद्धि बताई गई थी वो आपकी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जैसे हम प्रगतिवादी बुद्धि बोलते हैं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस जैसे हम संगीतमय बुद्धि बोलते हैं, लॉजिकल इंटेलिजेंस जिसे हम तर्कणात्मक बुद्धि बोलते हैं, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जिसे शारीरिक गतिक कौशलात्मक बुद्धि बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मेरे भाई इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि की बात करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जिसे हम भाषाई बुद्धि की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत बात की गई थी। इसके आधार पर अगर हम बात करें तो जो उसकी निम्न अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक है, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर आपने हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत का जो हमारा वीडियो है नहीं देखा है तो एक बार जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। नई अवधारणाओं को सीखने के लिए अभिप्रेरणा की कमी। आप क्यों कमी कर रहे हो भाई? प्रतिनिधित्व करना है आपको और आप कमी कर रहे हो। उसको जितनी भी नॉलेज है उसने बताया तो सही है, उसने बोल दिया कि नल है, फव्वारा है, ये पानी के मुख्य स्रोत हैं। उसको नहीं पता है तो आप प्रोत्साहित करने की कोशिश करिए। चलिए आपने जो बताया वो आपने अनुभव के आधार पर बताया, अपने अनुभव के आधार पर। अब हम जो चीजें बता रहे हैं आप उन पर ध्यान दीजिए, आप ऐसा बोल सकते हैं। उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल उसके अंतर्गत नहीं है अभी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन, उसकी समझ जो उसके अनुभव के आधार पर बनी है, जो उसका स्कीमा बना है उसके आधार पर वो बताने की कोशिश कर रही है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है। इस क्वेश्चन को हम आप के लिए छोड़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट देते हैं। पिछले वीडियो में जो आंसर दिया था वो संगीता ने दिया था, और चलिए मैं बता देता हूं आपको, मैंने लिख के रखा हुआ था। संगीता ने दिया था और मांगे लाल, नवीन कौशिक और सब पूनम सेके। इनका नाम जरूर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये हर वीडियो के आंसर में कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। पूनम सेके, ठीक है। इनका आंसर भी आता है कि सर आंसर बताइए, राइट आंसर। तो मैं इस बार आज चेक कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पर राजीव है, एक तो कौन है ये, द गेमिंग चैलेंज करके है भाई, और एक और है जिसका नाम है लिफ्टर। भाई बड़े अच्छे अच्छे नाम रखते हो आप लोग। तो इन लोगों के द्वारा कमेंट बॉक्स में आंसर दिया गया था, आप भी लिखिएगा, आपका नाम भी यहाँ पर लिखा जाएगा। क्लियर है? बाकी जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। इससे फायदा क्या होगा, आप लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाते हैं, और कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। इससे ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को मिलता है। आज हमने लाइव स्ट्रीमिंग करके देखी थी, थोड़ा इश्यू आ रहा है नेटवर्क की वजह से। अभी हम देखते हैं सुबह 4 बजे अगर लाइव स्ट्रीमिंग हो पाती है तो हम पर डे आपके लिए 1 घंटे या 2 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग सुबह की एक सेशन रखा करेंगे, जिसमें हम आपके लिए सीटेट के लिए क्लासेस चलाया करेंगे। देखते हैं अभी, और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, जैसे ही हम चीज़ों को समझ जाएंगे उसके बाद आपके लिए क्लासेस भी चालू हो जाएंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।